This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस यूनिट में आपको टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है और इसका पर्पस ये है कि आपको अवेयरनेस दी जाए रिगार्डिंग हेल्थ इश्यूज, मेडिकल अवेयरनेस। Unit number 8, People and Places. Unit 8.7, The Healthy Living. Unit number 8.7 है The Healthy Living. इसका टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Kareem's parents were reaching the age of 80 but hardly looked a day older than 60. करीम के दादा दादी 80 साल की उम्र को पहुंच रहे थे लेकिन वो 60 के लगते थे। It was a family ritual to gather at his grandparents' house every Sunday and on public holiday. ये उनकी फैमिली में रिवाज था कि वो हर इतवार को और पब्लिक हॉलीडे यानी जब कभी भी छुट्टी होती तो छुट्टी वाले दिन अपने दादी दादा के घर सब इकट्ठे हो जाते। Kareem really looked forward to the large gatherings when the house was brimming with young and old, 20 of them in all. करीम को बड़ा शौक होता था, बड़ा इंतज़ार कर रहा होता था कि कब हम गैदरिंग में इंजॉय करें, जब सब हम घर में इकट्ठे होंगे। तो जब वो इकट्ठे होते थे तो उनका घर भर जाता था। ऑलमोस्ट 20% होते थे अफराद, जिनमें उनके फादर, हिज फादर एंड 2 अंकल्स, फिर उनके 2 चचा, देयर वाइफ्स, करीम्स आंट एंड अंकल, फिर उनकी बीवियाँ, फिर करीम की खाला और चचा एंड 10 कज़न, और 10 कज़न्स भी शामिल होते थे ये सब। He enjoyed listening to the conversations, especially those led by his dada, while he would be sipping tea or munching on dried apricots, depending on the weather. अब करीम इन सब को सुनना बड़ा इंजॉय करता था, जैसे सबकी गुफ्तगू सुनना, खासतौर पर जब उसके दादा बात कर रहे होते थे ना, कभी चाय पीते हुए या फिर कभी खुशखुबानियाँ जब आते हुए, डिपेंड करता था मौसम के हिसाब से, वेदर कैसा है और उनका मूड कैसा है, खाने पीने में क्या चल रहा है। तो दादा जान की गुफ्तगू को वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता था। The house was typically filled with a multitude of noises, discussions and arguments, sharing of stories and recipes, peppered by a background humming of TV which was never watched but also not switched off. पूरे घर में जब सब इकट्ठे होते थे तो मुख्तलिफ तरह का शोर शराबा बरपा रहता था, जैसे कहीं से शोर की आवाज़ आ रही, कहीं से कोई डिस्कशन चल रही है, बहस चल रही है, कोई आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, फिर कोई चीज़ शेयर की जा रही है, कोई कहानियाँ सुना रहा है, कोई खाना पकाने की तरकीबें बता रहा है, और इसी तरह थोड़ी बहुत टीवी की आवाज़ भी बैकग्राउंड से आ रही होती थी। टीवी चल रहा होता था लेकिन कोई भी टीवी को देख नहीं रहा होता था, लेकिन टीवी को बंद भी नहीं करता था। मतलब यह है कि जब सब मिलके बैठते थे तो एक गहमा गहमी का आलम होता था और सब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, बातों में मगन होते थे। On one such Sundays, they were talking their usual seating spots. Kareem's younger cousin, Zainab, excitedly asked to raise the volume of TV. इसी तरह का एक संडे था और सब बैठ के अपनी अपनी सीटों पे बैठ के गपशप कर रहे थे। तो करीम की छोटी बहन, उसकी कज़न थी ज़ैनब, उसने कहा कि टीवी की आवाज़ थोड़ी ऊंची की जाए। Kareem turned around to see what was coming on TV that made Zainab so excited. करीम ने देखा कि आखिर टीवी में ऐसा क्या आ रहा है जिसकी वजह से ज़ैनब एक्साइटेड हो गई है कि उसने कहा कि आवाज़ तेज़ करें, क्या देखना है। एंड फाउंड दैट इट वाज अ सोप एड, और देखा कि ये तो एक साबुन का एक ऐड था, शोइंग जर्म्स एज मॉन्स्टर्स बीइंग फॉट बाय द सोप। और साबुन का ऐड था जिसमें दिखाया जा रहा था कि जर्म्स जो हैं वो मॉन्स्टर बन जाते हैं और फिर साबुन की मदद से इनको वॉश किया जाता है, यानी साबुन जो है ना एज अ सेफ गार्ड के तौर पे उनसे लड़ता है, उन जर्म्स से उनको ख़त्म करता है। इस तरह का ऐड था। करीम laughed out loud and said, Zainab, it is not real. They just want to sell their product, make money. It is of no use. करीम ने हंसी उड़ाई, उसकी बहुत ऊंची ऊंची हंसा और उसने कहा कि ज़ैनब, ये कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बता रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, इसका कोई ऐसा रियल यूज़ नहीं है। करीम ने अपने कमेंट पास किए।
नेक्स्ट है जैनब हु वाज स्टडीइंग इन ग्रेड 2। जैनब जो कि क्लास 2 में पढ़ी थी, लुक्ड एट करीम विद अ परप्लेक्स्ड एक्सप्रेशन। एक बड़ी हैरानी और परेशानी के कंफ्यूजन के अंदाज में ना उसने करीम की तरफ देखा, एज इफ डिसाइडिंग वेदर टू से क्वाइट और स्पीक अप, क्या कहे अब वो इसके ऊपर, जैसे करीम ने रिमार्क्स दिए। आफ्टर अ मोमेंट और टू शी मस्टर्ड हर करेज एंड डिसाइडेड टू स्पीक हर माइंड। थोड़ी देर के बाद उसने थोड़ा हौसला किया, कुछ हिम्मत की और फिर कहना शुरू किया। जैनब ने कहा, भैया, they came to our school, told us how hand washing is extremely necessary to protect us. उसने फिर करीम से कहा कि भाई वो हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से हैंड वॉश करते हैं और ये कितना ज़रूरी है ताकि हमारी जर्म से हिफाजत हो सके। My teacher also showed us how to wash hands properly and the critical times when we must wash both our hands. मेरी टीचर ने भी हमें बताया था और सिखाया था कि दोनों हाथ किस तरह प्रॉपरली वॉश किए जाते हैं, धोए जाते हैं, और ख़ास तौर पर कुछ इस तरह के टाइम कब कब स्पेशली हाथों को धोना बहुत ज़रूरी होता है। करीम लाफ्ड अगेन एंड टोल्ड ज़ैनब शी वॉज बीइंग फूल्ड। करीम फिर से हंसा और उसने कहा कि ज़ैनब तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ही एडेड कन्विंसिंगली। उसने मज़ीद उसको कन्विंस करते हुए बताया कि नहीं, ये सब सही नहीं है। कहा कि बिलीव मी, जस्ट वॉशिंग हैंड्स कैन नॉट प्रोटेक्ट एनीथिंग और एनीवन इन एन एनवायरनमेंट फुल ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। पॉल्यूशन इज़ एवरीवेयर। करीम ने कहा कि यकीन करो कि सिर्फ हाथ धोने से हम अपने आप को महफूज नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी माहौल में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और हर जगह पे पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी है। Zainab now had a painful expression on her face. Almost woefully, she said. अब जैनब बहुत ज़्यादा परेशान होगी और उसने कहा, रोती हुई आवाज़ में ना, थोड़ा सा मतलब मैंने कंफ्यूज होकर बोला, बट इट डज, भैया लेकिन ऐसा होता है। हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम द डायरेक्ट ट्रांसफरिंग ऑफ जर्म्स इनटू माउथ। कम से कम इतना ज़रूर होता है कि अगर हम हाथ धो लेते हैं ना, हैंड वॉश करते हैं, तो डायरेक्ट हमारे मुंह के अंदर जरासीम जाने से रुक जाते हैं। हम इस कम से कम कि हम अपने मुंह में, फेस में जाने से तो जरासीम को रोक सकते हैं। द जर्म्स दैट कॉज डायरिया, वो वाले जरासीम जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। डायरिया एक बीमारी है जिससे वो पेट खराब हो जाता है और इससे काफ़ी हद तक वीकनेस हो जाती है इंसान को। तो वो उसको कह रही है कि अगर हम हाथ धोएंगे तो एटलीस्ट इतनी रिकवरी, तो इतनी प्रिवेंशन तो हो सकती है कि वो जरासीम, बहुत सारे जरासीम हाथ के ज़रिए हमारे मुंह में ना जाएं, क्योंकि हाथ से हम हर काम करते हैं, हाथ से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ। She reluctantly paused and then added in a smaller voice. Reluctantly का मतलब unwillingly, यानी कि वो ये चीज़ मान नहीं रही थी कि हाथ धोने से फ़ायदा नहीं होता। और थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर उसने फिर से कहा, मज़ीद कुछ कहा। फिर ज़ैनब ने कहा कि कैन यू इमेजिन हाउ अनहाइजीनिक इट विल बी इफ़ यू डोंट वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग लैट्रिन और बिफोर ईटिंग। फिर ज़ैनब ने से इस तरह से कहा कि क्या आप सोच सकते हैं इस तरह कितना मतलब कितना अजीब होगा अगर हम अपने हाथ साफ नहीं करें, वॉशरूम यूज़ करें या फिर खाना खाएं, खाना खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते, तो ये कितना गलत हो जाता है सेहत अफजा उसूलों के लिहाज से। तो करीम, a little annoyed with his little cousin, pushed on saying, फिर करीम थोड़ा बहुत नाराज़ हुआ, मतलब वो कह रहा है कि नहीं है, उसका यही इंप्रेशन था कि ज़ैनब सही बात नहीं कर रही। फिर उसने कहा कि आई एम नॉट सेइंग हैंड वॉशिंग, आई एम सेइंग सोप्स आर मार्केटिंग गिमिक्स। उसने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि हैंड वॉशिंग सही नहीं है, हाथ तो धोने चाहिए। मैं साबुन के बारे में बात कर रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि सोप वगैरह जो है, इनको सेल करना, इनकी जो बेचने के लिए जो बताया जाता है कि सोप जरासीम को ख़त्म करते हैं, ये सब मार्केटिंग की आइडियाज़ हैं, उनकी चालें हैं, उनके तरकीब हैं। जैसे मार्केटिंग की ट्रिक्स होती है ना कि प्लानिंग के साथ इस प्रोडक्ट को बेचा जाए, ये सब वो है साबुन के लिहाज से। टू स्ट्रेंथन हिज केस ही लुक्ड एट दादा जान एंड सेड, अपनी बात को और मजबूत, अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए उसने दादा जान की तरफ देखा और कहा,
When Dada was young, there used to be no soap. जब दादाजान जवान थे उस जमाने में तो कोई साबुन नहीं था. He did not contract diarrhea. उन्हें तो डायरिया नहीं होता था. He is so healthy and is living a long life. Where there soaps to protect him. वो माशाल्लाह सेहतमंद है और एक सेहत अफजा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. कहाँ है सोप जिन्होंने उनकी हिफाजत की है? क्या साबुन इस्तेमाल करते रहे? उसका ये मतलब था कहने का. Zainab was embarrassed. Zainab परेशान हो गई and decided to drop the discussion. और उसने फैसला किया कि वो बहस करना छोड़ देगी. Although she found it very hard to believe that all she learned at school about water, sanitation and hygiene was a lie or just here to sell soaps. बहरहाल इस चीज़ पे वो बड़ी परेशान हुई, डिसअपॉइंट भी हुई कि वो सब जो स्कूल में बताया गया पानी के हिसाब से, सैनिटेशन के हिसाब से, सफाई सेहत अफजा असूलों के हिसाब से जो कुछ भी स्कूल में बताया गया वो सिर्फ और सिर्फ साबुन बेचने के लिए था. She quietly resolved to ask her teacher for more information. फिर वो खामोश हो गई कि इससे ज़्यादा मालूमात वो अपने टीचर से ले लेगी, उनसे पूछेगी. By this time, everyone in the lounge was focusing on Kareem and Zainab. Lounge में जो सब लोग बैठे थे सब गौर कर रहे थे करीम और ज़ैनब पे. And the argument they were having, क्योंकि वो दोनों ज़ाहिर है बातचीत कर रहे थे, बहस कर रहे थे किसी टॉपिक पे. To strengthen his case, he looked at Dadajan and said, when Dada was young, there used to be no soap. He did not contract diarrhea. He's so healthy and he's living a long life where there soaps to protect him. ये हम पहले भी ऊपर ये रिपीट हुआ टेक्स्ट इसको डिस्कस कर चुके हैं. और she quietly resolved to ask her teacher for more information. Dada seemed amused at the intensity of argument. Intensity मतलब शिद्दत. बहस मुबासा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो दादा ये देख के बड़ा लुत्फानंदोज हुए. rather than being perturbed, कि इससे बजाय कि उनको गुस्सा आता है, बुरा लगता, डिस्टर्ब नहीं हुए. When Zainab stayed quiet for a while, he encouraged her to say more. जब ज़ैनब थोड़ी देर के लिए रुक गई तो दादा ने उसको इनकरेज किया, बोला कि और कुछ कहो बेटा. Why quiet ज़ैनब? खामोश क्यों हो गई? He asked. Why do you think the germs never attacked me even though we did not used to have soaps in my childhood? He completed his question. उन्होंने सवाल अपना मुकम्मल किया. उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जब हम बचपन में थे तो जरासीम अटैक नहीं करते थे, हम कुछ नहीं करते थे, हम साबुन इस्तेमाल नहीं करते थे. Kareem looked quizzically at his grandfather. He was certain that he would also laugh at his tough question to Zainab. अब करीम ने जो है सवालिया अंदाज में अपने दादा की तरफ देखा और उसको पता था कि इतना मुश्किल सवाल है, ये क्यों उन्होंने ज़ैनब से किया. It was his turn to be perplexed. अब उसकी बारी थी नहीं, करीम की बारी थी कि वो परेशान होता, confused होता. Perplexed, confused, because Dada was focusing on Zainab with a serious expression. अब के दादा जान ज़ैनब पे फोकस कर रहे थे, उस पे ध्यान था उनका. Zainab got a renewed confidence with her grandfather's interest in her views. अब ज़ैनब का जो एतमाद बहाल हो गया क्योंकि दादा जान उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे थे. She piped excitedly, Dada Abba, there were other natural products used when soap was not invented or available widely. उसने कहा कि दादा जान वहाँ दूसरी कोई कुदरती चीज़ें होती थी, जड़ी बूटियाँ नुमा इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी ऑल्टरनेट, जब तक साबुन नहीं बना था. I'm sure you used फिटकारी, अलम जिसका आजकल केमिकल नाम है केमिस्ट्री में, जिसको फिटकारी एक पुरानी एक चीज़ है. इसके अलावा हल्दी है, टर्मरिक पाउडर जिसको हम बोलते हैं. ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती थी. फिर नीम के पत्ते, नीम लीव्स है और कैम्फर है. ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल. ये सारे नीम के पत्ते वगैरह, हल्दी, फिटकारी, इस तरह की ये कपूर वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी एंटीबायोटिक हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटीसेप्टिक हैं. जरासीम कुछ अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होती थी.
कि जरासीमों को मारने वाली, उनके असरात को ख़त्म करने वाली चीज़ें। My teacher said it is only through hygienic practices that we can protect ourselves from harmful bacteria which are everywhere. मेरे टीचर ने मुझे बताया है कि अफसाने सेहत के असूलों पे चलते हुए, उनको अपनाते हुए ही हम सिर्फ अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं उन नुकसानदेह जरासीमों से, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जो कि हर जगह पे मौजूद होते हैं। अब देखिए, ये जो जड़ी बूटियां हैं बेसिकली यही चीज़ें हैं। आजकल की जो चीज़ें हैं मॉडर्न स्टाइल है, मॉडर्न नेम दे दिए गए उनको, साइंटिफिक नेम दे दिए गए, केमिकल्स के नेम दे दिए गए। बेसिकली ये सारी चीज़ें नेचुरल प्रोडक्ट से ही ली गई हैं। जड़ी बूटियां, पौधे, बीज वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनी हैं। अगर आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं भी, तब भी इनका जो ओरिजिन है वो नेचुरल प्रोडक्ट से बिलोंग ही करता है। तो ऑब्वियसली आज के ज़माने में मतलब तरक्की याफ्ता मॉडर्न स्टाइल है, तो सोप वगैरह है, सैनिटाइजर्स हैं, हैंड वॉशेस हैं, तो तब ये सादा चीज़ें सादी शेप में इस्तेमाल होती हैं। अब ये भी चीज़ें उन्हीं को मिला के, उन्हीं चीज़ों को मिला के नए फॉर्म में बनाई जाती हैं। सिर्फ एक शेप दे दी जाती है, उनको शक्ल दे दी जाती है, इसमें फ्रेग्रेंसेस डाल दी जाती हैं। Grandfather looked very pleased with Zainab and told her she was absolutely right, and so was her teacher. दादा अब्बा ने क्या किया, फिर बड़ी खुशी से ज़ैनब की तरफ देखा और उसको कहा कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, और उसकी टीचर ने भी उसको बिल्कुल सही बताया। He then turned to Kareem, फिर वो करीम की तरफ मतवज्जो हुए, who appeared a bit chastised with the informative response of his 12-year-old cousin, जो कि थोड़ा बहुत शर्मिंदा या थोड़ा हेजिटेट लग रहा था। किस वजह से कि 12 साल उसकी कज़न ने, छोटी है जो उससे, उसने इतना अच्छा मालूमाती रिस्पांस दिया है, इतनी अच्छी मालूमात फ्राहम की हैं, उसको ज़्यादा पता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा वो हिचकिचा रहा था, थोड़ा अंदर ही थोड़ा सा ना स्लो हो गया। तो फिर दादा अब्बा ने उसको कहा, बेटा करीम, सेट दादा इन अ पोलाइट एंड पेशेंट टोन, बड़े प्यार से कहा उसको, वी शुड embrace the scientific advancements and benefit from them. हमें चाहिए कि हम साइंसी तरक्की को कबूल करें, उनको अपनाएं और उनसे फ़ायदा उठाएं। It is a very good thing that Zainab Schools is creating awareness about such critical issues. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़ैनब के स्कूल में इस चीज़ पे काम किया जा रहा है, और वो बच्चों को मुख्तलिफ और ख़ास इशू से रिलेटेड अवेयरनेस सिखा रहे हैं, उनको आगाही दे रहे हैं, मालूमात फ्राहम कर रहे हैं। डू यू नो डायरिया इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डेथ अमंग यंग चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि दुनिया भर में छोटे बच्चों की अमवात की बड़ी वजह ये डायरिया ही है। ऑफ कोर्स यू आर राइट अबाउट द कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है पोल्यूटेड, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाएं, आलूदा। तो ने कहा कि पानी बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो कि पानी आलूदा है, एंड पोल्यूशन बीइंग द प्रेवलेंट कॉज, और आलूदी हर जगह पे मौजूद है, फैली हुई है। ओनली 12% हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान यूज ट्रीटेड वाटर। सिर्फ 12% सार्फिन, घरेलू सार्फिन है पाकिस्तान में, या घरेलू पानी जो है वो ट्रीटमेंट के बाद इस्तेमाल होता है। ट्रीटमेंट के बाद का मतलब यह है कि एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पानी को क्लीन कर लिया जाए, कंटेनमेंट उसमें से क्लियर कर ली जाए, प्योरीफाई कर लिया जाए, या मिनरल वाटर यूज़ किया जाए। ठीक है, तो वो सिर्फ उसका रेशो कितना कम है, 12%। वी मस्ट रेज अवेयरनेस अबाउट दिस। हमें इस मामले में आगाही को फैलाना चाहिए, अवेयर करना चाहिए लोगों को, एंड पुश फॉर स्टॉपिंग द पोल्यूटर्स, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस एंड लॉ एनफोर्समेंट। और फिर हमें इस चीज़ को जो कि आलूदगी फैलाती हैं उसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए, और सख्त एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करनी चाहिए, और इससे जो लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि कानून के इदारे हैं उनसे भी मदद लेनी चाहिए। एट द सेम टाइम इसके साथ साथ वी कैन नॉट ओवरराइड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी मेजर्स। हम जो हिफाजी इकदाम की अहमियत है उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हमें उसके ऊपर खुद कोशिश करके अमल करना चाहिए। दैट डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट सपोर्ट और मेजर लेजिस्लेशंस। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही हमें
हेल्प आउट करे, सपोर्ट करे, या फिर कोई बड़ी कानून साजी हो इस सिलसिले में, हम अपनी कोशिशों से भी इस चीज़ को सवार कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। लिटिल एक्ट्स ऑफ केयर विल टेक अस अ लॉन्ग वे। छोटे छोटे एहतियाती काम जो हैं, एहतियाती तदाबीर या छोटी छोटी प्लानिंग जो हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, जैसे पानी, पीने के पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करना। कीपिंग आवर हैंड्स क्लीन एंड जर्म फ्री, अपने हाथों को साफ रखना, जरासीमों से पाक रखना, यानी उनको वॉश करना, सफाई का ख्याल रखना। मेकिंग श्योर स्लम्स, विलेजेस एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं पसमानदा बरादरी, जो गरीबी इलाके होते हैं, विलेजेस, देहात, स्लम्स जो होती हैं, वो जैसे कच्ची आबादियाँ। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो छोटी मोटी कच्ची आबादियाँ, गांव देहात होते हैं या पसमानदा बरादरियाँ होती हैं, आर अवेयर ऑफ द हार्म्स ऑफ ओपन डिफेकेशन ऑफ डिफिकेशन। एक प्रोसेस होता है जैसे वेस्टेज प्रोसेस। तो वेस्टेज प्रोसेस अगर ओपन स्पेस पे किया जाता है तो इससे जरासीम फैलते हैं। एंड हाउ दीज जर्म्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और इन लोगों को जो कच्ची आबादियों में इस तरह होता है, या उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस तरह से जो जरासीम है दूसरे इंसानों तक भी मुंतकिल हो सकते हैं, उनको बीमार कर सकते हैं। एंड द थिंग्स विल ब्रिंग अ मेजर चेंज इन द एल्टीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एवरीवन। इन चीज़ों की आगाही से और इन चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात करने से क्या होगा कि हमें बहुत फ़ायदा होगा और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो लोग अपनाएंगे, अपने अमल में लेकर आएंगे एक बड़ी तब्दीली के तौर पे सोसाइटी में, कि माहौल को, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और किस तरह से हम जरासीम को फैलने से रोक सकते हैं। ये सारी गुफ्तगू दादा जान ने की, करीम को बताया। करीम वॉज ट्रांसफिक्स्ड एंड एडमायर्ड हिज ग्रैंडफादर इवन मोर फॉर हिज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। अब करीम बिल्कुल, जैसे वो होते हैं ना, बिल्कुल शौक हुआ, बड़ा अमेज्ड हुआ, हैरान रह गया और बड़ा मतलब मुद्दई हो गया कि उसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादा जान इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। उनका और माइल हो गया, कायल हो गया उनके टैलेंट का, कि इतनी उनकी मस्बत सोच है और इतनी तामीरी सोच है। ठीक है। Like Zainab, he also resolved to learn more about wash. ज़ैनब की तरह उसने भी ये फैसला किया कि अब वो ज़्यादा सीखेगा कि सेहत व सफाई से मुतालिक, एंड डू मोर टू मेक हिज एनवायरनमेंट सेफ फॉर चिल्ड्रन, और अपने माहौल को ज़्यादा साफ रखने की कोशिश करेगा ताकि बच्चों के लिए ये बेहतर हो, उनकी सेहत के लिए ये महफूज रह सके। Karim was transfixed and admired his grandfather even more for his positive and constructive thinking. अब करीम दादा जान की इतनी मुस्बत और बहुत ज़्यादा तामीरी सोच से बड़ा मुतासर हुआ। ठीक है। और उसने भी सोचा कि अब वो मज़ीद इस चीज़ को, यानी सेहत व सफाई से मुतालिक जो भी मालूमात है उसको ज़्यादा हासिल करेगा, ज़्यादा लेगा, ताकि अपने माहौल को बच्चों के लिए महफूज बना सके। When should you wash your hands? अब हाथ धोने की आदत को अपनाना चाहिए हमें, और जब हम आदत बना लेते हैं ना तो फिर हमारे जहन में नहीं भी हो तब भी उस काम को हम कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता, अगर हम 20 दिन तक मुसलसल ध्यान से एक काम को कर लें, एक एक्टिविटी को, तो उसके बाद एक आदत सी, ऑलमोस्ट ये है कि आदत सी हो जाती है। तो हम नहीं भी, हमारे जहन में नहीं भी होगा ना, तो फिर भी हम उस वक्त उस काम को करेंगे। नहीं किया तो कहेंगे पता नहीं क्या कोई चीज़ मिस कर दी है जो हम कर रहे थे। तो इस चीज़ को अपनाना चाहिए, जैसे कि आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम, बाथरूम वगैरह यूज़ करने के बाद हाथ धोएं। आफ्टर चेंजिंग डायपर्स और क्लीनिंग आफ्टर अ चाइल्ड हु हैज़ गॉन टू द बाथरूम, डायपर वगैरह छोटे बच्चों के चेंज करें, या फिर जो बच्चे वॉशरूम से होके आए उनकी क्लीनिंग करें। उसके बाद अपने हाथ हमें ज़रूर धोने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग और कुकिंग फूड, खाना खाने से पहले या खाना बनाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर टेंडिंग टू समवन हु इज़ सिक, कोई बीमार हो उसको हम देख रहे हैं या उसको सर्व कर रहे हैं। बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटिंग अ कट और वाउंड, कहीं पे कुछ ज़ख्म है उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मरहम पट्टी वगैरह की है तब। आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग, खांसी कर रहे हो
या फिर छींकने के बाद हमें फिर हाथ धोने चाहिए। आफ्टर पेटिंग एनिमल्स और टचिंग एनी मीट, पोल्ट्री एक्सेट्रा, जैसे अगर कुछ जानवर वगैरह उनको हम हाथ लगाएं या प्यार से थपके उनको, या फिर गोश्त वगैरह को हाथ लगाएं, या पोल्ट्री आइटम्स को, मुर्गियाँ, अंडे हैं, कुछ और इस तरह का आइटम, उसके बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। आफ्टर हैंडलिंग गार्बेज और एनिमल वेस्ट, ठीक है, कचरा वगैरह फेंके तब भी हमें हैंड वॉश करने चाहिए। एंड आफ्टर टचिंग मनी, और पैसे पकड़े हम, रुपीज़, उनको काउंट करें, रखें, क्योंकि नोट होते हैं डिफरेंट तरह के, हर जगह से घूम के आते हैं, सर्कुलेट होते हैं, तो अगर हम पैसे पकड़ते हैं, टच करते हैं, तब उसके बाद भी हमें हैंड वॉश करने चाहिए। क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी अवेयरनेस लोगों में है, और इस चीज़ों की प्रैक्टिस भी है, लोग प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। मज़ीद आप इन चीज़ों को अपनी हैबिट में रखिए, और सेहत और सफाई का ख्याल रखना वैसे ही हर सूरत में ही बेहतर होता है। अब यूनिट 8.7 का टेक्स्ट हमने पढ़ा, हेल्दी लिविंग। अब इसकी एक्सरसाइज है, इसमें छोटी सी टास्क हैं बस। टास्क 1 क्या है? आइडेंटिफाई 7 to 10 adjectives and adverbs used in the text. Use them in your own sentences. एक ग्रामर की छोटी सी टास्क है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर आपने पढ़े, इसमें से कोई भी आप कोई भी 10 एडजेक्टिव्स पिक आउट करें, ठीक है, उनको अपने क्रिएटिव सेंटेंसेस में यूज़ करें। इसी तरह से एडवर्ब पिक आउट करें, उनको भी अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। सबसे पहले इसमें एडजेक्टिव्स देखिए। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? द वर्ड्स दैट नोटिफाई द क्वालिटी ऑफ एन नाउन, किसी नाउन की क्वालिटी को, खूबी को बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, क्वालिटी कैसी भी हो। सपोज कि अगर आप फाइंड आउट करो ना एडजेक्टिव को, तो इसका ये कॉमन है एक ट्रिक कि नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव नाउन के साथ ही यूज होता है। अब आप जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में देखियो, द लार्ज गैदरिंग्स, तो गैदरिंग्स तो नाउन है, नाउन से पहले लार्ज मतलब बड़ी बड़ी गैदरिंग, ठीक है, तो लार्ज यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो लार्ज आप कहोगे ये एडजेक्टिव है, इसका सेंटेंस जैसे कि टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, और आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए, एडजेक्टिव्स को पहले आप फाइंड आउट कर लें। लाइक पेनफुल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नाउन है, इससे पहले पेनफुल लिखा हुआ, तो पेनफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट पेज पे लिखिए, कजन नाउन है, इससे पहले लिखा हुआ लिटिल, लिटिल कजन, तो लिटिल एडजेक्टिव होगा। इसी तरह मार्केटिंग गिमिक्स हैं, तो गिमिक्स यानी आइडियाज, उससे पहले मार्केटिंग, मार्केटिंग एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है, मार्केटिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर हार्ड, वेरी हार्ड, हार्ड एडजेक्टिव है। इस तरह फिर सीरियस एडजेक्टिव है, सीरियस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसा है? सीरियस है, इसकी क्वालिटी को बता रहे हैं नाउन की, तो सीरियस एडजेक्टिव है। फिर इस तरह नेचुरल प्रोडक्ट में नेचुरल एडजेक्टिव है। हाइजेनिक प्रैक्टिसेस में हाइजेनिक एडजेक्टिव है। हार्मफुल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया नाउन है, इससे पहले हार्मफुल है, हार्मफुल एडजेक्टिव है। इस तरह से साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, तो साइंटिफिक क्या है? साइंटिफिक वर्ड एडजेक्टिव है। इस तरह से क्लीन एडजेक्टिव है, जर्म फ्री एडजेक्टिव है, सेफ्टी एडजेक्टिव है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, काफ़ी सारे 10-12 तो आपको बता दिए हैं, बाकी आप खुद भी इसमें से ढूंढें या यही वाले लेके इनको अपने क्रिएटिव सेंटेंसेस में यूज़ करें। उसके बाद एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं? दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब एक्शन को नोटिफाई कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, वर्ब्स के मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, किस तरह का था। और बहुत कॉमनली एलवाई वाले वर्ड्स हैं जो हम फौरी से पिक आउट कर लेते हैं कि ये एडवर्ब हैं। एडवर्ब और भी बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल कॉमन एडवर्ब इसी तरह से होते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में ही है पेज नंबर 209 पे, हार्डली, हार्डली लुक्ड, लुक्ड वर्ब है, तो जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन से पहले होता है, नाउन के साथ लिखा होता है, और एडवर्ब वर्ब के साथ लिखा होता है, यानी वर्ब से पहले एडवर्ब लिखा हुआ होगा, ठीक है। बाद में हार्डली, एक्साइटेडली, एक्सट्रीमली, प्रॉपरली, कन्विंसिंगली, रिलक्टेंटली। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट है क्विजिकली, देन आप और कोई भी, हैप्पीली, इस तरह बहुत सारे इसमें
सरप्राइजिंगली एडवर्ब्स हैं, आप एडवर्ब्स चूज करके इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करो। नेक्स्ट टास्क 2 है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन शेयर्ड इन द टेक्स्ट बुक and using other resources, organize a declamation contest on one of the following topic। टेक्स्ट बुक में जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी, फिर कुछ और डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करें, जैसे नेट से कुछ सर्च कर लें, किसी मैगजीन से या कुछ टीचर से पूछें। देन आपने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है और टॉपिक उसके क्या होने चाहिए, जैसे अ हैंड वॉश्ड इज आवर लाइफ सेव्ड, वाटर इट टेक्स अ कम्युनिटी टू सेव चिल्ड्रन, साइंस एंड ट्रेडिशन कैन दे बी कंबाइंड। अब ये टॉपिक हैं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक चूज करें और उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं या कुछ भी आपने इसके ऊपर लिखना है। टास्क 3 क्या है, टॉक टू योर पेरेंट्स, टीचर, कम्युनिटी मेंबर्स एंड इफ यू हैव एक्सेस टू लाइब्रेरी और इंटरनेट, यूज दो सोर्सेज एज वेल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग। नीचे जो पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड आपने मालूमात इकट्ठी करनी है, जैसे व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर रेजिडेंस एरिया और नेबरहुड, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पे आप ड्रिंकिंग वाटर कैसे आता है। हाउ डज वाटर गेट कंटेमिनेटेड, पानी आलूदा कैसे होता है, गंदा कैसे हो जाता है। फिर यह है कि आर देयर एनी विजिबल साइंस ऑफ वाटर कंटेमिनेशन और अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस नियर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लिस्ट देम डाउन। और फिर व्हाट आर द कॉमन वेज ऑफ प्यूरिफाइंग और क्लीनिंग वाटर, कि मतलब इसका मेन चीज़ है कि आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हो वो साफ़ है या नहीं, आप कहाँ से पी रहे हो पानी, पानी का पीने वाला पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, मिनरल वाटर कर रहे हो या घर का पानी ही इस्तेमाल करते हो, पानी किस तरह का आ रहा है वहाँ पर, और पानी आलूदा कैसे होता है, ठीक है, और किस किस तरीके से ये पानी आलूदा होता है, और फिर हमें किस तरीके से इसको साफ रखना चाहिए, या कौन से तरीके होते हैं पानी को क्लीन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, कौन से वेज यूज़ होते हैं हाई लेवल के ऊपर या घरेलू, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, छोटी सतह पे, स्मॉल लेवल पे या हाई लेवल पे, किस तरह से पानी को साफ किया जाता है। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम, इसमें साइंस बुक्स के थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हो वाटर से रिलेटेड कि किस तरह से कंटेमिनेटेड वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। उसमें प्रॉपर मेथड्स होते हैं, डायग्राम्स भी होती है, तो आप साइंस बुक से इसकी अच्छी खासी हेल्प ले सकते हो, नेट से बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हो ये छोटी सी असाइनमेंट रेडी करने के लिए और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब इसमें आपको थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं कि वाटर प्योरीफिकेशन क्या होती है। वाटर प्योरीफिकेशन एक प्रोसेस है, a process of removing undesirable chemicals, biological contaminants, suspended solids, and gases from water. The goal is to produce water fit for specific purpose. ठीक है, most water is purified and disinfected for human consumption, but water purification may also be carried out for a variety of other purposes, including medical, pharmacological, and chemical or industrial applications. The methods used include physical process such as filtration, ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जो कि पानी को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन है, डिस्टिलेशन है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर्स और बायोलॉजिकली एक्टिव कार्बन, केमिकल प्रोसेसेस सच एज flocculation and chlorination, and the use of electromagnetic radiation such as ultraviolet light. डिफरेंट साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी के बेस हैं, इनके नाम हैं वाटर प्योरीफिकेशन के लिए। तो हम सादा तौर पे पानी को बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिल्टर वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बड़े लेवल के ऊपर ये सारे प्रोसेस यूज़ होते हैं जैसे फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन वगैरह और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो वाटर प्योरीफिकेशन may reduce the concentration of particular and matter including suspending particles, parasites, bacteria, algae, viruses and fungi, as well as reduce the concentration of a range of dissolved and particulate matter. And these standards for drinking water quality are typically set by governments or by international standards. These standards usually include minimum and maximum concentration of contaminants depending on the
इंटेंडेड यूज़ ऑफ दी वाटर। सो इस तरह की रिपोर्ट्स आप तैयार कर सकते हो, बना सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि पानी को इस तरह से प्योरीफाई किया जाता है। तो आपको इसमें सिर्फ आइडिया दिया गया है कि इस तरीके से ये वो वेज हैं, इनको आप सर्च करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो। तो इससे आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने से, सर्च करने से क्या होगा कि आप काफ़ी नॉलेज गेन कर लेंगे। Thank you very much for listening to the instructor of